जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिन्हें एकता का प्रतीक कहा जाता है, जिन्होंने 562 प्रिंसली एस्टेट को जोड़कर एक नया भारत तैयार किया। क्यों आज भी उन्हें हर भारतीय अपने दिल में रखता है? क्यों उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है? चलिए जानते हैं उनके जीवन संघर्ष के बारे में। उनके 31 अक्टूबर 1875 की बात है। गुजरात के नाटियाबाद गांव में सुबह की ठंडी हवा खेतों में दौड़ रही थी। ओस की बूंदे घास पर मोतियों की तरह चमक रही थी। गांव के कच्चे घरों में चूल्हे जलने लगे थे। इसी ठंडे शांत सुबह में एक छोटे से किसान परिवार में एक बालक का जन्म होता है, जिनका नाम वल्लभ भाई रखा। उनके पिता झबेर भाई मेहनती किसान और माँ लाड भाई धार्मिक और स्नेही महिला थी। घर में न धन था, न कोई सुविधाएं थी, लेकिन ईमानदारी भरपूर भरा था, क्योंकि शायद भगवान को भी पता था यह बालक एक दिन भारत की किस्मत बदल देगा। समान बालक से हटके थोड़ा सा वल्लभ भाई थे। पढ़ाई में तेज थे, लेकिन खेल में भी वो आगे रहते थे। खेत में पिता का हाथ बटाते, स्कूल जाते और कई बार नंगे पांव मीलों मील तक चलना पड़ता था। जब माँ पूछती कि बेटा तुम थकते नहीं हो, तो वल्लभ भाई कहते, माँ थकान तो शरीर को होती है ना, मेरा मन कभी नहीं थकता। 22 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया। उस दौर में ये बड़ी बात थी। घर की हालात देखते हुए भी उन्होंने बड़े सपने देखे। इंग्लैंड जाकर वकालत पढ़ने का सपना। कई साल तक पैसे जोड़े और आखिर 36 साल की उम्र में लंदन पहुंचे। 30 महीनों का कोर्स सिर्फ 30 महीनों में ही नहीं, बल्कि कुछ महीने पहले ही अच्छे अंकों से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद वह भारत लौटा। दोस्तों, ये वही वल्लभ भाई थे जो जब बोलते थे अपने दोस्तों के पास कि मुझे वकालत की पढ़ाई करना है, मुझे इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करना है, तो दोस्तों उन पर हंसते थे, लोग उन पर हंसते थे, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग्स करते थे वल्लभ भाई। ये कहाँ विदेश जाएगा, लेकिन उन्होंने ये चीज साबित कर दिया और विदेश जाकर पढ़ाई की और भारत भी लौटे। अहमदाबाद जब लौटा तो वकालत शुरू की वहां पर, और उनका अंदाजा साफ था, सच कहना और बिना डरे कहना। 1915 में गांधी जी से मुलाकात हुई और गांधी जी बोले, सत्य और अहिंसा ही आजादी का रास्ता है। वल्लभ भाई ने भी सोचा, और कानून से मैं कुछ लोगों का ही सेवा कर सकता हूँ, कुछ लोगों का ही भला कर सकता हूँ, लेकिन यदि मैं आंदोलन करूँ तो पूरे देश का समर्थन हो सकता है, पूरे देश का भला हो सकता है इसमें। उसके बाद वो गांधी जी के साथ मिले और खेरा सत्याग्रह 1918 में किया। सफलतापूर्वक खेरा सत्याग्रह को भी किया। अंग्रेजों को हार मानना पड़ी सत्याग्रह में। इस सत्याग्रह में अंग्रेजों ने भारत के किसान पर टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण यह सत्याग्रह को किया गया था। सरदार पटेल ने कई सारे आंदोलन किए। उनमें से एक महत्वपूर्ण आंदोलन 1928 की बारडोली सत्याग्रह था। बारडोली में 22% कर बढ़ा दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। पटेल साहब ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया और इस आंदोलन में सफलता भी पाए। वहां के महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब पटेल साहब के साथ थे और अंग्रेज को यहाँ पर हार माननी पड़ी। लोगों ने कहा, ये सिर्फ नेता ही नहीं, हमारे सरदार है। तब वो वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल बन गए। आगे चलकर सरदार पटेल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बन गए। उन्होंने 1930 के दांडी मार्च में भी हिस्सा लिया और गांधी जी के साथ खास तौर पर काम किया। उनका नेतृत्व इतना प्रभावशाली था कि 1931 में उन्होंने कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जहां पूर्ण स्वराज का मांग प्रस्ताव पास हुआ था। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी सरदार पटेल का योगदान अतुल्य था। जब गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया, तो सरदार पटेल ने लोगों को इसके लिए काफी प्रेरित किया, लोगों को जागरूकता किया और एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। कहना था कि मैं कहता हूं कि अब वक्त आ गया है, हम अपना अधिकार छीन ले। अंग्रेजों ने उन्हें कई बार जेल में डाला, लेकिन उनका हौसला, उनकी उम्मीद कभी नहीं टूटा। सरदार पटेल एक और बड़ा गुण था कि वो हर वर्ग के लोगों को जोड़ने में माहिर थे, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो या फिर व्यापारी हो। उन्होंने सबको एक साथ लाने का काम किया। दोस्तों, 1947 में भारत तो आजाद हो गया। हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राण गंवाए, लेकिन अंततः भारत को आजादी दिलाई। लेकिन अभी भी भारत के पास एक बहुत बड़ा समस्या था कि भारत छोटे छोटे रजवाड़ों में बटे थे। 562 रजवाड़ों में बटा था। अब इसे एकीकरण कैसे किया जाए, ये काम खुद सरदार पटेल ही लिया और कहा, हम इसे एक करके दिखाएंगे, और अपने साथी बीपी मेनन को साथ लिए। इस चैलेंज को अपनाकर अपने साथी बीपी मेनन के साथ एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने राजाओं से बात की, उन्हें समझाया और जरूरत पड़ी तो सेना का भी इस्तेमाल करके उन्हें मिलाया। उनका मंत्र था, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे बड़े बड़े रजवाड़ों को जोड़ना आसान नहीं था। हैदराबाद के निजाम ने अलग रहने का फैसला किया था, लेकिन सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत सेना भेजकर भारत में मिलाया। इस तरह
सरदार पटेल ने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स और दृढ़ नीति से 562 रजवाड़े को एक किया और आज का नया भारत बनाया। उनकी इस काम के लिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस तरह सरदार पटेल ने सारे रजवाड़े को एक किया, हम सबको एक नया भारत दिया। सरदार पटेल की व्यक्तिगत जीवन भी बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने अपनी पत्नी झौरवा के साथ जीवन जिया, लेकिन 1909 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा था, मणिबेन और एक बेटा। दाड़बाई मणिबेन ने अपने पिता के विचारे को आगे बढ़ाया और एक समाज सेविका के रूप में काम किया। सरदार पटेल का स्वास्थ्य भी अक्सर खराब रहता था, लेकिन उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। 15 दिसंबर 1950 की बात है, मुंबई में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। कहते हैं ना दोस्तों कि मेरा खून भी तिरंगा के शान में ही बहेगा, मेरा खून भी तिरंगा के शान में ही बहेगा। भारत महान है और महान ही रहेगा। आज गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के सम्मान में खड़ी है। ये 182 मीटर की प्रतिमा उनकी एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। सरदार पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि एकता में ही शक्ति है। आज हम भारत की विविधता को देखते हैं, अलग अलग भाषा, संस्कृति और धर्म, तो सरदार पटेल का योगदान और भी महत्वपूर्ण लगने लगता है। उन्होंने हमें एक ऐसा भारत दिया जो एक साथ चलता है, एक साथ बढ़ता है। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करता है, चाहे वह न्याय के लिए लड़ना हो या फिर अपने देश के लिए समर्पण। सरदार पटेल एक मशहूर कथन है, हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो अपने देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। जय हिंद, जय भारत।